न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूर्व CJI BR गवई ने रिटायर होने के बाद दिखाया अनुकरणीय व्यवहार। नए CJI सूर्यकांत के लिए छोड़ी सरकारी कार। पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने सोमवार को अपने उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक सराहनीय कदम उठाया। समारोह के बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस सूर्यकांत के लिए निर्धारित सरकारी मर्सिडीज बेंज कार वही छोड़ दी और स्वयं अपने निजी वाहन से लौटे। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि नए CJI सरकारी वाहन का उपयोग कर सुप्रीम कोर्ट के लिए आसानी से जा सके। जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को 53वें CJI के रूप में पद की शपथ ली। उन्होंने 30 अक्टूबर को अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा और 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर वे इस पद से रिटायर हों। सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी 1962 को एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उन्होंने छोटे शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्यायाधीश पद तक सफर तय किया। साल 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कानून के स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करना उनके करियर की उपलब्धियों में शामिल है। पूर्व CJI BR गवई ने इस कदम को सोशल मीडिया और कानूनी समुदाय के खूब प्रशंसा हो रही है और इसे अनुकरणीय व्यवहार के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर, 6 साल की बच्ची के साथ रेप, आरोपी फरार। मंडीदीप में 10 किमी लंबा हाईवे जाम। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी अब तक फरार है। आरोपी ने टॉफी का लालच देकर बच्ची को जंगल में ले जाकर रेप किया। घटना शुक्रवार की है, लेकिन अब तक आरोपी सलमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस मामले से नाराज लोगों ने सोमवार को मंडीदीप से भोपाल जबलपुर नागपुर हाईवे जाम कर दिया, जिससे 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और सैकड़ों वाहन फंसे रहे। भीड़ में रायसेन, बाड़ी, ओबेदुल्लागंज और मंडीदीप में बंद का ऐलान किया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया और हल्का बल प्रयोग कर स्थिति काबू में लाई। मंडीदीप थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी और SDM चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने बताया कि 6 थानों की पुलिस आरोपी को अलग अलग जंगलों में तलाश रही है और ड्रोन कैमरे की मदद से ली जा रही है। हिंदू संगठनों और आम जनता का गुस्सा उच्च स्तर पर है और मंगलवार को उदयपुरा में भी बंद की घोषणा की जा चुकी है। पुलिस प्रशासन जनता को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अगली खबर, बागपत में शादी से पहले 25 साल के दूल्हे की सड़क हादसे में मौत, ट्रक चालक फरार। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 25 वर्षीय युवक सुबोध की शादी से ठीक पहले सड़क हादसे में मौत हो गई। मामला सरूरपुर कल्ला गांव का है। रात में बारात वहां पहुंची थी और चढ़त शुरू होने से पहले सुबोध की तबीयत बिगड़ गई। वह दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय मार्ग पर सड़क किनारे उल्टी करने के लिए खड़ा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। घायल सुबोध को बाराती जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ट्रक चालक वाहन सहित फरार है। बागपत कोतावली प्रभारी निरीक्षक दीक्षित त्यागी ने बताया कि आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की तलाश जारी है। सुबेद बिनौली थाना क्षेत्र के पिछोकरा का निवासी था और पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट था। इस हादसे से शादी में घर में मातम फैल गया। पुलिस ने कहा कि देश में रोजाना सड़क हादसों में युवा अपनी जान गंवाते हैं और इसका मुख्य कारण वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन न करना है। प्रशासन ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता जताई है। अगली खबर, बिहार DGP बनकर SP से पैसे मांगने वाले 2 साइबर ठग गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया जिले में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पुलिस महानिदेशक विनय कुमार का नाम लेकर खगड़िया SP राकेश कुमार से पैसे मांगने की कोशिश की। आरोपियों ने SP के सरकारी मोबाइल नंबर पर WhatsApp संदेश भेजकर बैंक खाता और UPI के माध्यम से पैसे की मांग की। साइबर उपाधीक्षक निशांत गौरव ने बताया कि आरोपी बार बार पैसे की मांग की राशि बढ़ा रहे थे। SP राकेश कुमार ने मामले की गंभीरता को लेते हुए
विशेष टीम का गठन किया। उप निरीक्षक चंद्रकांत कुमार ने सिपाही गुलशन कुमार की मदद से जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किए और मधुकांत कुमार व निखिल कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने साइबर ठगी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और साइबर ठगी रोकने के लिए सतर्क रहने का संदेश दिया है। अगली खबर, यूपी छत से बारात देख रही किशोरी की हर्ष फायरिंग में मौत। मेरठ के लिसाडी गेट थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक किशोरी की जान ले ली। श्यामनगर रोड स्थित 20 फुटा शौकत वाली गली में बारात गुजर रही थी, जिसे देखने के लिए किशोरी अक्षा छत पर खड़ी थी। इसी दौरान बारातियों की अंधाधुंध फायरिंग में चली गोली उसके पेट में जा लगी। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के बाद बारात में फायरिंग करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना में परिवार के मातम और इलाके में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों ने शादी समारोह में होने वाली हर्ष फायरिंग पर कड़ी नाराजगी जताई है। क्या नाम है आपका? मैं हाजी यूनुस, मेरठ का रहने वाला है। लड़की छज्जे पे खड़ी हुई थी, अंधाधुंध पूरी तरीके से फायरिंग हो रही थी, जबकि बारातों के अंदर अनार पटाखों पे भी बैंड लगा हुआ है, मगर इन्होंने खुले आम 2 नंबर के हथियार ऐसे चला रखे थे। ना मालूम कितने बच्चे मर गए, तो एक ही बच्ची पे भी जी। किसने चला रखा? बारात किसकी जानी थी? बारात जानी थी शाहनवाज के लड़के की, अजवाले होगी। अच्छा, क्या नाम था दूल्हे का? दूल्हे का नाम सोहेल है, सोहेल। और उसके भाई था, जिनके हाथ में खुले हुए हथियार थे बिल्कुल। बच्ची का क्या नाम है? बच्ची अक्सा नाम है बच्ची का। कितने साल की है? ये 16-17 साल की बच्ची है। किस टाइम की घटना है? ये करीबन 9:50 की है। क्या अवैध हथियार ले रखे थे? अवैध साहब टोटल 1-2 हथियार नहीं थे, भरपूर हथियार थे। जितना महाराज ने बैंड लगा रखा उससे ज्यादा ये और कुरैशियों की बारात थी। धुआं मचा रखे थे पूरे। पहले भी ऐसे करते रहे या अभी? पहले बारात के अंदर ही जो करना था इन्होंने कर दिया बस। अगली खबर, नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक गिरफ्तार, पाकिस्तान से मिला कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी के एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। रूपीडीहा चेकपोस्ट पर वह अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसकर संवेदनशील इलाकों में वीडियोग्राफी कर रहा था। उसकी पहचान चीन के हुनान प्रांत के 49 वर्षीय लियू कुंजिंग के रूप में हुई है। उसके पास भारत में प्रवेश के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे। जांच में उसके कब्जे में पाकिस्तानी, चीनी और नेपाली मुद्रा के अलावा 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फोन में भारतीय सीमा के कई संवेदनशील स्थानों के वीडियो भी पाए गए। पूछताछ में सामने आया कि कुंजिंग पहले पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है, हालांकि वह वीजा लेकर गया था। उसके पास से मिला नेपाली नक्शा भी अंग्रेजी में था, जबकि उसे अंग्रेजी न आने की बात कही। संदेह के आधार पर एसएसबी ने उसे पुलिस के हवाले किया, जहां विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर, मधेपुरा में आरजेडी विधायक की दबंगई, निरीक्षण के दौरान मजदूर को थप्पड़। बिहार के मधेपुरा में नाला निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान आरजेडी विधायक चंद्रशेखर का विवादित व्यवहार सामने आया है। पूर्णिया गोला चौक पर बुडको द्वारा किए जा रहे नाला निर्माण की जांच के दौरान उन्होंने एक मजदूर को थप्पड़ मार दिया। मजदूर ठेकेदार से फोन पर विधायक की बात करवाना चाहता था, जिस पर विधायक भड़क उठे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और स्थानीय लोगों ने इसे जनप्रतिनिधि के विपरीत आचरण बताया। विधायक अनियमितताओं की शिकायत पर रात करीब 9 बजे निरीक्षण करने पहुंचे थे और उन्होंने निर्माण के मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया। हालांकि थप्पड़ के मुद्दे पर विधायक का कहना है कि उन्होंने मजदूर को नहीं मारा, बल्कि भीड़ से बचाया। चंद्रशेखर पहले भी अपने विवादित बयानों, विशेषकर रामचरितमानस को लेकर दिए गए वक्तव्यों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। वो जो पानी में साला पानी सूखा भी ना। फोन किसको कर रहा है तुमने? ठेकेदार से बात कीजिए ना। ठेकेदार से बात कर। ठेकेदार से की बात करने चाहिए। काम चाहिए, ठेकेदार से बात नहीं चाहिए।
जो था पर अगली खबर, पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, जमीन कारोबारी और 2 अपराधियों की मौत। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में भोगपुरी में सोमवार शाम ट्रिपल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। प्रॉपर्टी डीलर अशरफी राय की 2 बाइक सवार अपराधियों ने 11 गोलियां मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर जुटे ग्रामीणों ने भाग रहे दोनों अपराधियों को पकड़ लिया और पीट कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने अनुसार मामला जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि मृतक के परिवार ने पुराना भूमि विवाद इसका कारण बताया है। घटना स्थल से पुलिस के 5 खोखे बरामद किए और अपराधियों की बाइक जब्त कर ली है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है, जबकि दोनों अपराधियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर पूरे मामले की कड़ी जोड़ने के प्रयास कर रही है। सर, आज डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। सर, क्या मामला है पूरा? जी, अभी तक जो बात प्रकाश में आई है कि एक गांव है डोमनाचक, जो गोपालपुर अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे शाम के करीब 4:30 से 5 के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष, वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में 2 अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। क्या मामला पूरा कुछ जानकारी हो रहा है सर? क्यों गोली मारा, किसको मारा? गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। इसी बीच में सूचना प्राप्त होती है कि आसपास के जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। जिस व्यक्ति को गोली लगी थी अशरफी राय, उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया था। इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई है। घटना स्थल पे अभी ये पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है, एसडीपी सावी पर भी पहुंची हुई है, मैं खुद भी आया हुआ हूँ और एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुँचने वाली है। जो भी सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी ये निकल कर आएगा उसकी सबसे कार्रवाई की। कुछ जमीनी विवाद कुछ सामने आ रहा है क्या? अभी बहुत इनिशियल स्टेज है अभी जो घटना हुई है, तो अभी कुछ भी इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। जैसा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा वैसे आपको कुछ बरामद हुआ है क्या सर? अभी एफएसएल की टीम आएगी तो जो भी यहाँ पे बॉडी है उसको चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो पहला घटना स्थल है जहाँ पे अपराधी गोली मार के भागे थे, वहाँ से कुछ खोखे बरामद हुए जिनको जब्त किया गया है। अच्छा, ये लोग की पहचान हो पाई है जो मौत हुई है जिनकी? अभी तक जो अपराधकर्मी है उनकी पहचान हो नहीं पाई है। जिनकी एक हिसाब से मॉब लिंचिंग आप बोल सकते हैं वो हुई है, तो अभी तक इनकी पहचान हो नहीं पाई है। अभी इनकी अभी पहचान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तीन की मौत की पुष्टि कर रहे हैं सर? जी हाँ, प्राप्त सूचना के हिसाब से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। पहला व्यक्ति जिसे गोली मारी गई थी और उसके बाद ये जो 2 अपराधकर्मी जो गोली मारने आए थे। धन्यवाद सर। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह, कहा भारत ने अपनाया भगवान कृष्ण का संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कार्रवाई भगवान कृष्ण की उस सीख से प्रेरित है जिसमें उन्होंने युद्ध की प्रतिशोध नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ की गई सटीक कार्रवाई दुनिया को संदेश देती है कि भारत का आतंकवाद से डरना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ की गई सटीक कार्रवाई दुनिया को संदेश देती है कि न भारत को न तो आतंकवादियों से डरना है और न ही किसी स्थिति में कमजोर पड़ना है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्म प्रतिबद्धता, आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर बेगुनाहों की हत्या के भारत की शांति प्रियता की चुनौती दी थी,
लेकिन जवाब देने से देश पीछे नहीं हटा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत गीता की धरती है, जहाँ करुणा भी है और धर्म की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की प्रेरणा भी। अगली खबर, इंडिया गेट प्रदर्शन मामले में आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत, नक्सल समर्थक नारेबाजी की जांच तेज। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समूह को सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। कोर्ट ने 17 आरोपियों, जिनमें 11 महिलाएं शामिल हैं, और 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि 5 को 2 दिन की हिरासत मिली है और एक नाबालिग को उम्र सत्यापन तक सेफ हाउस भेजा गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने अधिकारियों पर चिली पाउडर का इस्तेमाल किया और नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन प्रदूषण का था, ऐसे में नक्सल संबंधी नारे संदिग्ध इरादे दिखते हैं। पुलिस ने कोर्ट में वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए और बताया कि प्रदर्शनकारियों को 4 बार रोका गया था, फिर भी वे पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। पुलिस अब हिरासत के बाद नक्सल लिंक की जांच गहन पूछताछ से करेगी। वही आरोपियों के वकील का कहना है कि ये पढ़े लिखे छात्र हैं, जिन्होंने जल, जंगल, जीवन और प्रदूषण और को जोड़कर अपनी बात कही, और एफआईआर में नक्सलवाद का कहीं उल्लेख नहीं है। वकील ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। Why did you raise Naxal slogans and a pollution protest? Why do slogans and pollution protest? इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।